मेरा नाम मुबीन सैयद है और आज हम बात करेंगे MHC2 कॉम्प्लेक्स के लोड होने की। हाउ इज़ इट लोडेड विद द एक्सोजेनस एंटीजन। सो जो सेल के बाहर बैक्टीरिया, फंगस, वर्म्स, वायरसेस, कुछ और मटेरियल, डिब्री, कुछ भी पड़ा हो, जो सेल उठाकर अपने अंदर लाएगा और उसके बाद उसको MHC2 के ऊपर लोड करेगा। वो कैसे लोड करता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लेट्स डिस्कस दैट। सो जो MHC2 है या मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर 2, इसको HLA2 क्लास 2 भी कहते हैं। उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें अल्फ़ा चेन है। अल्फ़ा चेन के दो हिस्से हैं, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 2 के साथ मेम्ब्रेन के अंदर एंकर होने वाली प्रोटीन भी है। इस प्रोटीन के थ्रू ये मेम्ब्रेन के अंदर अटकता है। इसी तरह से बीटा चेन है। बीटा चेन के भी दो हिस्से हैं, बीटा 1 और बीटा 2, और उसके साथ भी मेम्ब्रेन एंकरिंग पोर्शन है। और इसका जो बाइंडिंग रीजन है ना, इसको हमने प्रोटेक्ट किया होता है, हमने ये हमारे सेल ने प्रोटेक्ट किया होता है कि ये इस पे कोई भी चीज़ ये बाइंड ना कर जाए, सेल्फ एंटीजन ना बाइंड कर जाए। चुनाचे इसको पैक किया होता है विद द मटेरियल जिसको कहते हैं इनवेरिएंट चेन। सो ये जो सुरख और ग्रीन है, दिस इज़ द इनवेरिएंट चेन जो इसके अंदर पैक हुई हुई है। जब असल एंटीजन को बाइंड करने का टाइम आएगा तो फिर इसको हटाकर एंटीजन को बाइंड किया जाएगा। तो उतनी देर इसको पैक करके रखा हुआ है, से बंद करके रखा हुआ है कि ये कहीं पे सेल्फ एंटीजन के साथ बाइंड ना हो जाए। अच्छा, वेरी क्विकली, जो MHC क्लास 2 है और क्लास 1 और क्लास 3, HLA क्लास 1, HLA क्लास 3, HLA क्लास 2 या MHC कॉम्प्लेक्स 1, 2 और 3, ये है इनके जीन मौजूद हैं क्रोमोसोम नंबर 6 के स्मॉल आर्म पे, पटीट आर्म पे या जो छोटा आर्म है उसके ऊपर। ये उसकी लोकेशन है जहाँ पे ये जीन्स मौजूद हैं। सो यहाँ पर अगर आप ये देखिए तो ये है HLA क्लास 1, MHC1 के जीन, और इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसके जो जीन के लेटर्स हैं वो A, B एंड C, वो सारे एक लेटर है। सो एक लेटर वाले जो जीन्स हैं वो क्लास 1 के हैं, और ये है क्लास 2 के जीन्स, और इन सारों के नाम में दो लेटर्स हैं, DP, DQ, DR। ये सारे MHC क्लास 2 के जीन्स हैं। इन दोनों के दरमियान में क्लास 3 के जीन्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ। हम इसकी बात कर रहे हैं आज MHC क्लास 2 की। सो क्रोमोसोम नंबर 6 के स्मॉल आर्म के ऊपर DP, DQ एंड DR जो जीन्स हैं वो MHC क्लास 2 या HLA क्लास 2 को बनाते हैं, प्रोटीन्स को बनवाते हैं। अच्छा, सो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक सेल है। सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ बाहर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से मैसेंजर RNA निकल रहा है। वो मैसेंजर RNA फ़ौरन जो अगला कंपार्टमेंट है जहाँ पर उसकी प्रोटीन की ट्रांसलेशन होगी वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो वो साथ ही जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस के। तो मैसेंजर RNA निकला और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसलिए रफ कहते हैं कि उसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं जो कि प्रोटीन की ट्रांसलेशन करेंगे, जो उस मैसेंजर RNA को पढ़ेंगे और उसके मुताबिक फिर प्रोटीन्स बनाएंगे। तो ये सारा एरिया माइक्रोस्कोप के अंदर के नीचे रफ नज़र आते हैं, इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल ही साथ गोल्गी ऑपरेटस पड़ा हुआ है। गोल्गी ऑपरेटस का काम यह है कि ऐसी प्रोटीन्स जिन्होंने सेल की सरफेस के ऊपर जाके अटैच होना है, जैसे MHC2, वो इनको गोल्गी ऑपरेटस में प्रोसेस किया जाता है। तो आप ये देखिए कि न्यूक्लियस से मैसेंजर RNA आएगा, मैसेंजर RNA को पढ़ के MHC2 बनाई जाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वहाँ से एक छोटा सा वेसिकल जाएगा गोल्गी ऑपरेटस में। गोल्गी ऑपरेटस में उसको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा ताकि वो सेल की सरफेस पे जाए, लेकिन उससे पहले लोडिंग होनी है। सो हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। सो वंस अगेन, ये MHC2 है, आपको मैंने इसकी बात पहले कर दी। अल्फ़ा चेन है, बीटा चेन है और इनवेरिएंट चेन है। इनवेरिएंट चेन का ये जो ग्रीन हिस्सा है ना, जो बाइंडिंग रीजन के अंदर है, उसको क्लिप कहते हैं। सो वो इस एरिया को, इस हिस्से को प्रोटीन के क्लिप कहते हैं। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि ये वही न्यूक्लियस और ये उसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। न्यूक्लियस में से ये मैसेंजर RNA निकला MHC2 के लिए। वो मैसेंजर RNA जो है उसने रफ जो राइबोसोम्स हैं उनके साथ लग कर तो MHC2 बनाया। सो ये जाहिर है कि अल्फ़ा प्रोटीन बनेगी, फिर बीटा बनेगी, फिर इनवेरिएंट चेन बनेगी, फिर इंसानों को आपस में असेंबल कर दिया जाएगा और वो एक 3 प्रोटीन्स की बनी हुई MHC2 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स जो है फिर छोटे से वेसिकल्स के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीट किया जाता है
टूवर्ड्स द गोल्गी ऑपरेटस। गोल्गी ऑपरेटस का जो सिस फेस है, यानी वो फेस जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, उस फेस में जाकर ये वेसिकल फ्यूज़ हो जाएगा। सो अब MHC2 कॉम्प्लेक्स जो बना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था, वो कहाँ पहुँच गया? वो गोल्गी ऑपरेटस के अंदर पहुँच गया। यहाँ पर इसको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। वो प्रोसेस करके गोल्गी ऑपरेटस उसको फर्दर रिलीज़ करेगा। देखिए कि वो कैसे होता है। अब इसको देखिए, तो ये है सेल, ठीक। यहाँ पर ये पड़ा हुआ न्यूक्लियस। हमने ये देख लिया कि मैसेंजर RNA आया, उससे MHC2 बना, वो MHC2 वेसिकल में जाकर गोल्गी ऑपरेटस में चला गया। अब गोल्गी ऑपरेटस से इसने रिलीज़ होना है, पर मसला ये कि ये कहाँ रिलीज़ होगा? क्या यहाँ पे इसमें साइटोप्लाज्म में फिरने लग जाएगा? ऐसे नहीं होता। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। सो इसको ज़रा देखिए। ये है सेल का बाहर का एनवायरनमेंट। इसके बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंजाई हो सकती हैं, टूटे हुए सेल पड़े हो सकते हैं, मरे हुए सेल पड़े हो सकते हैं, मरे हुए टिश्यू के टुकड़े पड़े होते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये जो सेल्स होते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस हैं, ये डेंड्रिटिक सेल्स हैं, जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, वही ये MHC2 को एक्सप्रेस करते हैं। मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स और बी सेल्स। वो सेल हर वक्त अपना जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको सैंपल कर रहे होते हैं, उसके टुकड़े उठा के अंदर ला रहे होते हैं। वो जो प्रोसेस है उसको पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अगर छोटा सा टुकड़ा उठा के लाया गया तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस या ड्रिंकिंग बाय द सेल। अगर एक बड़ा टुकड़ा लाया गया 230 नैनोमीटर साइज से ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। लेकिन इन दोनों को जनरली इकट्ठे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये जो वेसिकल बना, जिसके अंदर इसमें एक बैक्टीरिया उसने कैप्चर किया हुआ है, ये वेसिकल जब अंदर आया तो ये एंडोसिटिक प्रोसेस है और ये एंडोसिटिक वेसिकल है। जो एंडोसिटिक वेसिकल है, इसकी स्टेजेस होती हैं। शुरू में ये अर्ली स्टेज पर है, फिर ये मीडियम स्टेज में आ जाएगा और फिर ये लेट स्टेज पे चला जाएगा। और जैसे जैसे इन स्टेजेस से ये गुजर रहा होता है, वैसे वैसे इसके अंदर एसिडिटी बढ़ती जाती है। फाइनली क्या होता है, अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करूं, तो ये है एंडोसिटिक वेसिकल। आप देखिए कि जैसे जैसे इसके अंदर एसिडिटी बढ़ती गई, उसके अंदर जो कैप्चर्ड पैथोजन था उसके टुकड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि एसिड्स ने और जो प्रोटीएजेज एंजाइम्स हैं उन्होंने इसको अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन उसको टोटली डिस्ट्रॉय नहीं करते, बस उसके टुकड़े उतारने। कोई हाथ उतार लिया, उसका पाँव अलहदा कर दिया, उसके दांत खींच लिए, ठीक है। लेकिन अभी पैथोजन का मेन बॉडी वहाँ पे मौजूद है। फिर ये होता है कि जो लेट एंडोसिटिक वेसिकल है, इसके साथ फ्यूज़ किया जाता है लाइसोसोमल कंपार्टमेंट को। आपको पता है कि जो लाइसोसोमल कंपार्टमेंट है उसके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं। फॉर एग्जांपल उसमें डीएनएजेस हैं, आरएनएजेस हैं, प्रोटीएजेस हैं। ऐसे एंजाइम्स हैं कि जो जब स्पिल होंगे एंडोसिटिक वेसिकल में, तो इसके जो कंपार्टमेंट के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको तोड़ना फोड़ना शुरू कर देंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, जो कि एंटीजन्स हैं। अब इधर से आप यहाँ पे देखिए तो मैंने ये बनाया हुआ है कि MHC2 वाला वेसिकल भी फ्यूज़ हो रहा है। तो वो कैसे हुआ? यहाँ पर वापस आइए लम्हे के लिए। मैसेंजर RNA आया, MHC2 बना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो पिंच ऑफ हुआ, वहाँ से गोल्गी ऑपरेटस में चला गया। गोल्गी ऑपरेटस ने जब उसको प्रोसेस किया तो वो उसको रिलीज़ करता है एनवायरनमेंट में। जब एनवायरनमेंट में रिलीज़ करता है ना, तो जो MHC2 की टेल है, इनवेरिएंट चेन की टेल, वो उस वेसिकल से बाहर निकली होती है। सो अगर मैं वापस इधर जाऊं जहाँ पे MHC2 था, ये MHC2 है, तो इसकी जो टेल है ना, इसका एक हिस्सा वेसिकल से बाहर निकला होता है। ये आप ये समझ लें कि अगर ये वो पैकेट है डिलीवरी का, तो ये ऊपर उसके शिपिंग लेबल लगा हुआ है कि ये कहाँ लेके जाना है। तो ये इनवेरिएंट चेन की टेल जो है, वो जो निकली होती है वेसिकल से बाहर, वो है इंडिकेटर। इसको कहते हैं सॉर्टिंग सिग्नल। वो सॉर्टिंग सिग्नल है कि इस वेसिकल को कहाँ लेकर जाना है। तो क्या होगा कि जब वो यहाँ पे निकलेगा तो इधर माइक्रोट्यूबुलर सिस्टम, आपको पता है कि सेल में हर जगह लगे हुए हैं। माइक्रोट्यूबुलर सिस्टम क्या है? वो है, आप समझ लीजिए सेल के अंदर सड़कें हैं। उन सड़कों के ऊपर प्रोटीन्स हैं जो डाइनिन और काइनेसिन प्रोटीन्स हैं, जिनका काम है, कारें हैं, ऊबर ड्राइव्स हैं, राइट। तो उस वेसिकल को जब उसकी टेल को पहचानती है डाइनिन और काइनेसिन, तो उनको पता होता है कि हमने इसको एंडोसिटिक वेसिकल के साथ फ्यूज़ करवाना। चुनाचे ये जो पैकेज्ड MHC2 है, ये लाया जाता है और आके फ्यूज़ हो जाता है एंडोसिटिक, लेट एंडोसिटिक वेसिकल के साथ। सो अब इस वेसिकल के साथ कितनी चीज़ें जुड़ गई? एक तरफ से लाइसोसोम जुड़ गया, दूसरी तरफ से आके MHC2 के
हिस्से जुड़ गए। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस हो रहा होता है। ये नहीं होता कि आपने पैथोजन को पकड़ा है तो फिर उस वक्त फौरी तौर पे MSC बन के आ रहा है, बल्कि पैथोजन आते रहते हैं, आप एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस मुसलसल करते रहते हैं, इधर से MSC2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बन के मुसलसल आ रहे होते हैं, और दरमियान में यहाँ पर ये मुसलसल आपस में फ्यूज़ हो रहे होते हैं, लाइसोसोम भी बन रहे होते हैं, ये भी आ रहा होता है, इधर से ये आ रहे होते हैं, ये सारे कंपार्टमेंट्स आपस में जुड़ते रहते हैं। अब अगर मैं इस कंपार्टमेंट को ज़रा सा बड़ा करके दिखाऊं तो इसमें अब इस कंपार्टमेंट में लाइसोसोमल एंजाइम्स भी हैं, इसके अंदर ये आ गया MSC2 भी आ गया, इसकी वो टेल बाहर छुपी हुई है, लटकी हुई है। अच्छा, उसके बाद जब ये उस तीनों कंपार्टमेंट आपस में जुड़ जाते हैं तो जो प्रोटीएजेस हैं वो इसकी जो इनवेरिएंट चेन है इसको काटना शुरू कर देते हैं। क्यों काटने शुरू कर देते हैं? क्योंकि यहाँ पर है बाइंडिंग रीजन, इस जगह पर हमें ये बाइंडिंग रीजन को खाली करना है ताकि इसके ऊपर एंटीजन का टुकड़ा लग सके या एंटीजन लग सके। वो जो बैक्टीरिया, वो वायरस, फंगस का छोटा सा टुकड़ा है वो यहाँ पे हम लोड कर सकें। तो प्रोटीएजेस जो है सबसे पहले उसका एक हिस्सा उड़ा देते हैं इनवेरिएंट चेन का। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये दूसरी जो डायग्राम है यहाँ पर, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है वो उड़ गया, अब सिर्फ क्लिप मौजूद है और इसकी टेल मौजूद है। फिर प्रोटीएजेस मज़ीद काम करते हैं तो टेल भी उड़ा देते हैं और सिर्फ क्लिप रह जाता है। फिर फर्दर काम से प्रोटीएजेस के जो टेल है वो भी उड़ जाती है और ये बाइंडिंग रीजन बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। जब वो एम्प्टी हो जाता है तो फिर उसके अंदर जो पैथोजन का टुकड़ा है, एंटीजन है, वो लोड कर दी जाती है। कितना फैसिनेटिंग मैकेनिज्म है। अच्छा, सो इसको क्विकली अगर आप इसको वो करें, रिव्यू करें, तो ये था MSC2 अल्फ़ा चेन, बीटा चेन, उनके दो हिस्से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, बीटा 1 बीटा 2। उसके बाद इनवेरिएंट चेन, उसका ये हिस्सा क्लिप था और इनवेरिएंट चेन का ये हिस्सा उतार दिया गया प्रोटीएजेस के थ्रू। सो क्लिप रह गया और टेल रह गई। उसके बाद टेल भी उड़ा दी गई, सिर्फ क्लिप रह गया। फिर क्लिप को भी रिमूव कर दिया गया तो वहाँ पर एंटीजन का टुकड़ा बाइंड कर दिया गया। अब क्या होता है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये MSC2 का टुकड़ा बाइंड हो गया, तो फिर ये हिस्सा पिंच ऑफ होता है इस कंपार्टमेंट में से और वो सेल की सरफेस पे भेज दिया जाता है। जब वो सेल की सरफेस पे जाके फ्यूज़ होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, जब खुलता है वहाँ पर, तो खुद ही MSC2 जो है वो सेल के बाहर की तरफ आ जाता है और उसके ऊपर एंटीजन जुड़ी होती है। और इसका जो मेम्ब्रेन एंकरिंग पार्ट है या ट्रांस मेम्ब्रेनस पार्ट्स हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर एंकर हुए होते हैं। एंड दिस इज़ हाउ MSC2 इज़ प्रेजेंटेड ऑन द सेल सरफेस। बड़ा ही फैसिनेटिंग मैकेनिज्म है एंड आई होप दैट यू एंजॉयड इट एंड यू लाइक्ड इट। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे MSC1 को कैसे लोड करते हैं, फिर हम इनकी डिस्कशन करेंगे कि इनके दरमियान फ़र्क क्या है आपस में। थैंक यू वेरी मच एंड टॉक टू यू लेटर।